पहले के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है ऑप्शन है वो पहले का पहला हो जाएगा। क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषता है, किस प्रकार से किसी भी शब्द को उच्चारित किया जा रहा है वो जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से, खासकर हमारे भारत में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। सांकेतिक भाषा, जो कि पहले मुख्य रूप से दो भाषा होती थी हमारी, माना जाता था, कुछ बुक्स में दिए जाते थे। अब जो है सांकेतिक भाषा को भी इन्वॉल्व किया जाता है भाषा के प्रकार में, ठीक है। जो है मौखिक, लिखित और सांकेतिक, 3 भाषाओं को हम पढ़ते हैं। तो सांकेतिक भाषा के बारे में सही पूछा जा रहा है कौन सा है। संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है। तो देखिए संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, क्यों नहीं है भाई, ये ऐसा कुछ है नहीं। सांकेतिक भाषा को भी एक भाषा का रूप दिया गया है, क्योंकि जो बोल नहीं सकते वो संकेतों से चीज़ों को समझते हैं। संकेत भाषा का व्याकरण है। संकेत भाषा भाव भंगिमा का समूह है। संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये बात गलत है भाई। केवल ऑप्शन जहाँ आ जाता है वो गलत हो जाता है। तो जो केवल वर्ड है वो नेगेटिव टैग वर्ड है। एक टैग वर्ड बहुत जो है मायने रखता है सीटेट के एग्ज़ाम में, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ऑनलाइन जो आपके एग्ज़ाम्स होते थे उसमें टाइम टेकिंग हो जाता था, तो उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट रहता था। लेकिन यहाँ पे भी जब लेंदी प्रश्न आ जाते हैं, लेंदी ऑप्शंस आ जाते हैं, वहाँ पे केवल अगर वर्ड आ जाता है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है और ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संकेत भाषा का एक व्याकरण है और इसको एक भाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। भाषा सीखना है क्या है? भाषा सीखना क्या है? स्वाभाविक है, यानी कि स्वाभाविक है, आपको भाषा सीखना ही है। और ये एक अवचेतन प्रक्रिया है, यानी कि बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा आप फोर्स किए अपने आप को चीज़ों को सीख लेते हैं। सुविचारिक है, चेतन है, यानी कि आप बहुत ही कॉन्शियस माइंड से चीज़ों को सीखते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड होकर भाषा को सीखते हैं। तो सही बात है कि ये बात तो सही है। अवचेतन में तो हम भाषा नहीं सीख सकते कोई भी भाषा। स्वाभाविक तथा सुविचारिक दोनों है। अच्छा, जन्मजात तथा स्वैच्छिक। देखिए भाषा कभी जन्मजात नहीं होती, कोई भी भाषा जन्मजात नहीं होती। जब हम जिस इन्वायरमेंट में जन्म लेते हैं वो भाषा हमें आ जाती है। अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो किसी भी देश या किसी भी शहर में पैदा हो रहा है और उसको दूसरे शहर में या किसी देश में रख दिया जाए, तो वहाँ का इन्वायरमेंट बच्चा अडॉप्ट कर लेगा, वहाँ की भाषा बच्चा सीख लेता है। तो ये क्या है? सुविचारिक तथा चेतन है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य? यानी कि कहा जाता है, हमेशा आप जो है पेडागोगी जब भी पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे कि बहुभाषिकता एक अच्छा जो है पॉजिटिव वर्ड है, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। तो बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करना क्यों तात्पर्य है, ये ऑप्शन है, क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखते हैं। शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी माध्यम की परीक्षा में पाठ्य वस्तु के अनुवाद के लिए प्रयोग करना, यानी बहुभाषिकता वही है कि हम किसी भी भाषा को, जो सामान्य भाषा, क्षेत्रीय भाषा, जो भी बोली हम बोल रहे हैं, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना, ये बात नहीं कही गई। शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण, अध्ययन तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, यानी कि जो आप विषय सामग्री पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए आप भाषाओं का यूज करते हैं, शिक्षण का यूज करते हैं, भाषा शिक्षण का। तो आगे देखते हैं। कक्ष में निर्देश के माध्यम भाषा के सिवा शिक्षार्थियों को अपनी भाषाओं को प्रयोग करने नहीं देते, ये बात गलत है। बहुभाषी वक्ता करने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सीखना है, ठीक है। 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो दूसरा हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण, अध्ययन तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? यह भारत की राष्ट्रभाषा है, यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है, यह भारत की राज्य भाषा है, या हिंदी भारत की राजभाषा है। तो ये जो वर्ड है वो बिल्कुल सही है, राजभाषा है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी पे जो है ये जो क्वेश्चन जब सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से संबंधित ये प्रश्न है तो ये आया था, तो उस टाइम आयोग ने जो है इसका एक प्लस पॉइंट इसको दिया था। और इसमें जो है इस प्रश्न के ऑप्शंस को जो है कि जैसे कि कन्फ्यूजन में होता है और आपका एक नंबर जो है बढ़ जाता है नेगेटिव में, ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम में।
लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से आप किसे प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? स्वीकार नहीं करेंगे, निगेटिव ऑप्शन है, निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। पत्रकारिता से एक कार्टून, समाचार पत्र में एक विज्ञापन, पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लघु कथा। छठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो प्रामाणिक सामग्री वो स्वीकार नहीं करेंगे प्रामाणिक सामग्री के रूप में, वो है कि पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ाने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती हैं। वह क्या कर रही हैं? यानी कि उन्होंने जो भी पढ़ा है वो कहती हैं कि अपनी भाषा में चीज़ों को, उस घटना को लिखो। तो उसमें वो क्या करना चाहती हैं? अपने विद्यार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही हैं, अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही हैं, उनके लेखन कौशल को पुनर्बलन दे रही हैं, उनके कौशल के याद करने को बढ़ावा दे रही हैं। सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो क्या कह रही हैं? वो अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रहे हैं कि वो इस कहानी को और किस तरीके से सीखते हैं और वो अपनी भाषा में उस कहानी का कौन सा शीर्षक रखेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के लिए के संबंध में सत्य नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा साहित्यिक पाठ्य सामग्री के लिए। ठीक है, वो भी शिक्षण के लिए, यानी कि साहित्यिक जो पाठ्य सामग्री है वो पढ़ाने के लिए कौन सा सत्य नहीं है? साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। साहित्यिक पाठ्य सामग्री सराहना, आनंद तथा मजे के लिए होते हैं। साहित्यिक पाठ्य सामग्री समालोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। समालोचनात्मक यानी किसी भी एक पहलू, किसी भी एक जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस पर जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों से सोचना, चिंतन करना समालोचनात्मक चिंतन हो जाता है। और अगला है कि साहित्यिक पाठ्य सामग्री सराहना, आनंद तथा मज़े के लिए नहीं होती हैं। तो आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपने सही गेस किया होगा या आपको पता रहा होगा। आगे देखते हैं कि जरीन समाचार पत्र में एक लेख पढ़ती है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में जाना चाहिए? यानी जाना जाता है कि जो समाचार पत्र बच्ची पढ़ रही है और वो अगले दिन उसको जो है, जो चीज़ वो पढ़ रही है उस टॉपिक को अपने विचारों से क्लास में प्रस्तुत करना है, बताना है पाठ्य वस्तु के रूप में। ठीक है, तो वो किस प्रकार का पठन है? पंक्तियों के बीच पठन, पंक्तियों से परे का पठन, बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पढ़ना। नौवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये क्या है? सरसरी तौर पर पढ़ना। समाचार जो है सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है, कोई भी बच्ची है जो क्या है कि पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। पढ़ती है तो ये पता चल जाता है कि ये भंडार लिखा है, लेकिन इसका अगर किसी अन्य वाक्य में प्रयोग करना होगा तो वो समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? सक्रिय शब्द भंडार, निष्क्रिय शब्द भंडार, श्रवण शब्द भंडार, पठन शब्द भंडार। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है? निष्क्रिय शब्द भंडार है कि उसका उपयोग कहीं नहीं हो रहा है, तो क्या है? निष्क्रिय शब्द भंडार है। आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल क्या है? संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल की बात की जा रही है। तो भाषा का वर्तमान में प्रयोग करना, उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और देखा जाए कि अमूर्त विचारों द्वारा संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। विषय पर वैज्ञानिक शोध के रिपोर्ट के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो भाषा का वर्तमान में प्रयोग करना क्या है? अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल का आधारभूत है। आगे देखिए, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थी को लेखन सिखाने के लिए विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? ठीक है, उत्पाद उपागम, प्रक्रिया उपागम, संप्रेषणात्मक या कोश विषयक उपागम। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो प्रक्रिया उपागम यानी कि करके जो बच्चा यानी कि लेख लिखना चाहता है वो बच्चा, वो खुद से चीज़ों को पढ़ के और उसका खुद से अपना आकलन करता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और उसे कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे इस जो है वीडियो को आप देख रहे हैं तो टॉप 30 प्रश्न को देख रहे हैं, आप खुद से आकलन करेंगे कि आपने कितना सही किया है और आपको कितनी मेहनत करने की और आवश्यकता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अरुण और राहुल शिक्षक, अब ये शिक्षक हैं दोनों लोग, और अपने व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदु
वाच्य और काल का परिचय देते हैं। पहले क्या, वाच्य और काल का परिचय देते हैं, परिचय मात्र देते हैं, और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत भी शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विषय ज्ञान, कार्यविधिक ज्ञान, प्रक्रिया ज्ञान या घोषणात्मक ज्ञान। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो क्या है, घोषणात्मक ज्ञान, क्योंकि पहले से ही उनको सारी चीज़ें क्या है, बता दी गई हैं, दे दी गई हैं, बस उन्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? ठीक है, शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है। शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय की जाने वाली लघु नाटिका के लिए संवाद लिखते हैं। शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वाह में अभिनय करते हैं। शिक्षार्थी सुनी हुई वार्ता के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो बच्चा 5 समूह में कहानी पढ़ता है वो क्या है, निवेश आधारित कार्य है। ठीक है, वो निवेश कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वनि की तरंग लंबाई, प्रथम भाषा का हस्तक्षेप, त्रुटि शुद्धि। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए, ध्वनि की तरंग लंबाई ये भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक्य विशेषताएं, एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा, एक क्षेत्र के भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक्य विशेषताएं, क्षेत्र के लिखित भाषा तथा साहित्य। देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया वही क्वेश्चन है, बस इसमें से थोड़े से प्रश्न के तरीके को जो पूछा गया है प्रश्न, उसका तरीका थोड़ा सा चेंज है और उसके ऑप्शंस थोड़े से चेंज है। इसकी वजह से ये क्या है, लेंदी प्रश्न लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो इसका ऑप्शन आप बहुत आसानी से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का दिए थे इस सेशन में, वो भी बिल्कुल वही है। 16 के सही आंसर की बात करें, व्यक्ति और समूह तथा समुदाय की भाषा की वाक्य विशेषता क्या है, सामाजिक बोली की को परिभाषित करता है। संकेत भाषा क्या है, देखिए वही चीज़ें हैं। व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा नहीं है। व्याकरण के बिना एक स्वाभाविक भाषा, बधिर समुदाय के लिए हाव भाव का समूह, यानी कि जो लोग बहरे हैं उनके लिए हाव भाव किस प्रकार से प्रस्तुत करें, इसलिए संकेत भाषा का यूज़ किया जाता है। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा कि संकेत भाषा क्या है, एक व्याकरण है। क्या है, व्याकरण है। तो 17 का जो सही आंसर होगा, आई होप आप लोगों ने सही गेस किया होगा। व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है संकेत भाषा, सांकेतिक भाषा। जो लोग अनेक भाषाएँ जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुभाषी, बहुभाषाविद, बहुवक्ता, एक भाषी। सही आंसर की बात कर ली जाए 18 की, तो पहला ऑप्शन है बहुभाषी। ठीक है, क्योंकि जो लोग एक से अधिक भाषा बोल पाते हैं उन्हें बहुभाषी कहा जाता है। एक बच्ची अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है, यानी कि विद्यालयी शिक्षा वो अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है, यानी कि नर्सरी से वो बच्ची अपनी मातृभाषा में पढ़ रहा है या रही है, तथा वह हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर अग्रसर होती है, यानी कि जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है वैसे वैसे अनेक भाषाओं को सीखती जाती है। यह किस भाषा शिक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? इस भाषा शिक्षा युक्ति को क्या कहते हैं कि कई भाषाओं को सीखते रहना, एक भाषा आ जाती है तो उसके माध्यम से। तो मातृभाषा प्रथम नीति, भाषा नीति के रूप में त्रिभाषा सूत्र, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, भाषाओं के लिए शिक्षा नीति। तो आप समझ गए होंगे 19 का जो सही आंसर है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषा, यानी कि बच्चे ने मातृभाषा पहले सीखा, उसके बाद उससे जो है मातृभाषा से चीज़ों को अनुवाद करके या उससे प्रैक्टिस करके बहुत सी भाषाओं को सीख लिया। भाषा के लिए संलग्नता का अर्थ है शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते हैं, शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं, शिक्षार्थी तथा शिक्षक मिलकर व्याकरण के नियमों पर कार्य करते हैं, शिक्षार्थी ही भाषा के स्वाभाविक नियमों का इस्तेमाल करते हैं तथा सीखते हैं। तो 20 का सही आंसर क्या है, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, संलग्नता की बात हो रही है, शिक्षार्थी उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 20 का। आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या है कि शिक्षार्थी को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। क्या? प्रामाणिक कार्य, अभ्यास कार्य, कविता के अंश को याद करना, पाठ्य वस्तु को डिकोड करना। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो प्रामाणिक कार्य जो है वो शिक्षार्थी के उद्देश्य को भाषा के लिए तैयार करता है।
प्रीति किसी कार्यक्रम के बारे में विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है, उसके पठन को क्या कहेंगे? तो आप लोगों ने अभी भी पढ़ा कि जब भी पत्र या अखबार पढ़ने की बात हो तो उसमें सरसरी निगाह से पढ़ना सही होता है। तो इसमें देखते हैं क्या है ऑप्शन, सरसरी दृष्टि से पढ़ना, उद्देश्य के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना, बारीकी से पढ़ना। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए, ये क्या है, बारीकी से पढ़ रहा है। पत्रिका पढ़ रही है बच्ची विशेष सूचना के लिए, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा कि वो इसलिए सिर्फ पढ़ रही है बच्ची क्योंकि उसे अपनी जो क्लास है आगे की उस पाठ्य वस्तु पर उस पर चर्चा करना है, बातें करनी है, वार्तालाप करना है, संप्रेषण करना है, ठीक है, प्रस्तुति देनी है किसी टॉपिक पर। तो वो कुछ तो पहले से बच्ची जान रही होगी उसके बारे में, इसीलिए उस टॉपिक को उसने चुना है और उस पर वो बेहतर कर पाएगी, इसलिए वो अखबार से चीज़ों को सीख रही है। लेकिन यहाँ पे विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, तब हम उस विशेष सूचना को पा पाएंगे। अगला है कि वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वह है सबसे आसान, निष्क्रिय शब्द भंडार, प्रयोग में शब्द भंडार, सक्रिय शब्द भंडार, उद्देश्य के लिए शब्द भंडार। 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर है वो है तीसरा, सक्रिय शब्द भंडार, ठीक है। आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता को बढ़ावा देने के लिए है? किसी के जन्मदिन पर दिन के अंत में किसी एक के द्वारा डायरी लेखन, लोगों के जीवन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर समाचार पत्र के लिए लेख लिखना, समीप के शहर में स्थित मनोरंजन पार्क में किसी एक की यात्रा पर सहपाठी के साथ बात करना, किसी एक के लिए खाना ऑर्डर करने के लिए रेस्टोरेंट की व्यंजन सूची को पढ़ना। शैक्षणिक भाषा निपुणता और वो भी संज्ञानात्मक रूप से बढ़ावा जो दे, उसकी बात कर ली जाए तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा। जो आप जलवायु परिवर्तन पे जो बात करेंगे वो आप तर्क करेंगे उस पर कि कौन सा पहलू सही है, क्या इसमें सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, उसमें आप अच्छे से तर्क करेंगे, संज्ञान करेंगे, अपने कॉग्निटिव थिंकिंग करेंगे, तब आप चीज़ों को लिखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। आप शिक्षार्थी द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन के प्रक्रिया उपागम के आदर्श को क्यों मानते हैं? यानी कि अभी भी प्रक्रिया उपागम से हम लोगों ने प्रश्न जो है पढ़े, तो उसमें क्या आप लोगों ने देखा कि प्रक्रिया उपागम करके सीखने पर जोर देता है, बच्चा खुद लिखेगा और उस पर खुद ही देखिएगा कि उसको कितना उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है और कितना इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। वही बात है, तो हम वो आदर्श क्यों मानते हैं? प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थी को बिना तैयारी के आशु भाषण वक्ता की भांति लिखने के योग्य बनाते हैं। प्रक्रिया उपागम लेखन कौशल के परीक्षण के लिए एकल अवधि उत्पाद के रूप में है। प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थी के